तो आज की इस क्लास में हम लोग दोबारा से चैप्टर नंबर 3 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 NEP, इसका एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 हमने पीछे पूरी क्लास पढ़ी है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स विद अनंत। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एपिसोड नंबर 2। तो इससे पहले वाले क्लास में थोड़ा सा अगर मैं ओवरव्यू, तो मैंने आपको LPG के बारे में समझाया था और जिसमें मैंने लिबरलाइजेशन आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। लिबरलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर 5 रिफॉर्म्स मैंने आपको समझाए थे और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रिफॉर्म्स आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा 2026 के सैम्पल पेपर में जो बोर्ड्स ने रिलीज़ किया है, उसमें इस चैप्टर से 1 मार्क में आपको किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 3 का एपिसोड यानी पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। इससे पहले LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पहले नाम क्या था? LQP, लाइसेंसिंग, कोटाज एंड परमिट। ये भी मैंने आपको समझा दिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि अब हमारी सरकार सब कुछ धीरे धीरे करके पब्लिक सेक्टर यानी सरकार से चीज़ें लेकर किधर दे रही है? प्राइवेट सेक्टर्स को दे रही है। क्यों दे रही है? ये सब चीज़ें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। आपने भी न्यूज़ में सुना होगा कि भारत सरकार ने या मोदी ने ये बेच दिया, इसको अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया। तो ये क्यों बेच रहे हैं? बेचने का मतलब क्या पूरी तरह से अब इन प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों का रोल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सरकार ने यानी इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत ही प्लानिंग के साथ चीज़ों को क्या करा है? मोल्ड किया है, चेंज किया है। कैसे किया है वो पूरा टॉपिक अब इस पर हम कवर करेंगे। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स का रोल ज़्यादा हो जाता है, उनका ऑपरेशंस, उनके ऑनरशिप ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट यानी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। इसके इट एम्प्लाय ग्रेजुअल विड्रॉल यानी अब सरकार क्या करती है? सरकार पब्लिक से पैसा विड्रॉ करके यानी पब्लिक सेक्टर से पैसा विड्रॉ करके सारा पैसा किधर डाल रही है? प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ डाल रही है। ठीक है, तो ऑनरशिप, मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जो मैंने आपको यहाँ समझाया है ये चीज़। उसके बाद है विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप। जो गवर्नमेंट की ऑनरशिप थी वो क्या हो रही है? वो आपके मिक्स एंटरप्राइजेस यानी प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी अपने सेक्टर में बहुत अच्छे लोग हैं उनको दे रही है, जिससे इकोनॉमी क्या करे? बूस्ट करे। इकोनॉमी बूस्ट कैसे करेगी? अब आप कहेंगे से प्राइवेट से पब्लिक से प्राइवेट जाएगा तो इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगी? तो वो सब कैसे बूस्ट करेगी वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक टर्म है जिसका नाम है डिसइन्वेस्टमेंट, जो आपको नीचे इन्होंने बताई है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा लगाना, और डिसइन्वेस्ट का मतलब होता है पैसा विड्रॉल करना। विड्रॉल यानी पैसा निकालना। अब कैसे निकालना? भारत सरकार ने यानी इंडिया की गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर से पैसा क्या किया? विड्रॉ किया, और विड्रॉ करके कहाँ डाल दिया? प्राइवेट सेक्टर में। दिस इज कॉल्ड विड्रॉ। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट अपने ऑनरशिप को सेल कर रही है, PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को सेल कर रही है। किसको? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को। आर्ग्यूमेंट इन फेवर डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेम इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। इट इज़ टेकन एज अ रिमाइंडर मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, मैनेजरियल एफिशिएंसी एज वेल एज फैसिलिटी मॉडर्नाइजेशन। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया। अगर आपसे प्रैक्टिकल में पूछे कि वाई डिसइन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट, तो आप बताएंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, और इकोनॉमी में इक्विपमेंट्स और लोगों को मॉडर्नाइज करने के लिए। पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक चलती थी, अब प्राइवेट सेक्टर। जैसे आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आप SBI में अकाउंट खुलवाने चले जाओ, या आप अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड या HDFC में चले जाओ, तो दोनों में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये सरकार चला रही है, ये प्राइवेट लोग चला रहे हैं। तो क्यों प्राइवेट बेहतर है?
सरकारी के कंपैरिजन में। अब ये ज़्यादा मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने समझदार हैं, आपको पता है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों ने, पब्लिक सेक्टर्स में लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, आपको याद है पीछे हमने पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर्स के लोगों ने बहुत सारे करप्शन स्टार्ट कर दिए थे, लाइसेंस बहुत डिले देते थे, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चले गए थे। डेफिसिट का मतलब होता है हम माइनस में चले गए थे। हमारे एक्सपेंडिचर्स तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो इनकम होनी चाहिए थी वो एक्सपेंडिचर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। तो गवर्नमेंट सेक्टर्स पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वो पैसे से जितना रिटर्न्स हमें मिलना चाहिए था वो रिटर्न्स नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 1990 से और 1991 से कम्प्लीटली अपने आप को पूरी तरह से क्या करना पड़ा, धीरे 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 करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें आना पड़ा, ठीक है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया और यहाँ पे मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन समझा दिया। अब प्राइवेटाइजेशन की एक जर्नी आपको समझाइए क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस टू फुलक्रम ऑफ ग्रोथ एक्सप्लेन थ्रू फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या कह रहा है आपसे, ये चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में आपको ये बताया गया है कि आईपीआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 सेकेंड आईपीआर आया था। जो फर्स्ट आईपीआर था या फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो बेसिकली एग्रीकल्चर्स पे डिपेंड था, और सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 56 से लेकर 1956 से लेकर 1961 तक था, उसमें हमने ज़्यादातर फोकस किस पे करा था, इंडस्ट्रीज़ पे करा था। तो यही है आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इसको याद रखना, कब हुआ था, सेकेंड आईपीआर 1956 में हुआ था, ठीक है। इससे गेन्स क्या हुए थे 56 से 90, इसमें भारत सरकार ने कुछ नवरत्न कंपनी को बनाया, अपने प्रोडक्शन एरियाज़ को डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, यानी पहले जो कंपनी सिंगल प्रोडक्ट बना रही थी अब उसने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाइड कर दिया और ज़्यादा प्रोडक्ट वो बनाने लगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज इन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू सेकेंडरी सेक्टर टू जीडीपी। अब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से इंडिया में जो जीडीपी था वो पहले के मुकाबले थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो गया, लेकिन जितना इंक्रीज़ होना चाहिए था उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। प्रिंसिपल लॉसेस, अब पब्लिक सेक्टर्स में हमें बहुत सारे लॉस देखने को मिले, जो मैंने आपको पीछे समझाया। प्रोडक्शन कम हो रहा है, पैसा लग रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लोग क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो करप्शन ज़्यादा कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है करप्शन कर रहे हैं, लीकेज कर रहे हैं, पिलफ्रेजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो किधर चली गई थी, डेड वेट लॉस, हमारा माउंटिंग लॉस हो गया था। माउंटिंग लॉस का मतलब हम धीरे 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 करके हमारा लॉस बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है। अब सरकार कह रही इतना पैसा मैंने लगाया, पैसा गया कहाँ? फिर बाद में पता लगा जो ये लोग हैं जो इसको चला रहे हैं वही करप्टेड थे, ठीक है। जिसकी वजह से 1991 में सरकार को क्या करना पड़ा, 1991 में सरकार को एक एलपीजी पॉलिसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ा। प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, लिखा है ना, प्रोसेस टू प्राइवेटाइजेशन बिगिंस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टार्ट फेसिंग आउट इक्विटी। इक्विटी यानी एक समान। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें किसको देंगे, प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3-4 तरह की कंपनीज हैं जो भारत को प्रमोट और भारत को यानी पब्लिक सेक्टर्स को बढ़ने में हेल्प करनी थी। नवरत्न कंपनीज थी। नवरत्न क्या है, नवरत्न इट टर्म्स डिराइव एन 9 ज्वेल। याद रखना, नवरत्न जो एक विक्रमादित्य, याद है आपको, आपने बचपन में पढ़ा होगा, तो उसके कोट लगता था जिसमें 9 रत्न होते थे, तो भारत ने इसको नवरत्न नाम दिया। जो इनकी कौन सी कंपनी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कंपनी थी सरकार के लिए। जैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। अब इनको डिवाइड करने के बाद क्या मिला, तो महारत्न में वो कंपनीज आई जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही थी, और मिनी रत्न में उनसे कम, और नवरत्न में उनसे कम, और मिनी रत्न में और थोड़ा सा कम। तो महारत्न के एग्जाम्पल अगर आपसे प्रैक्टिकल में एग्जामिनर पूछ ले तो बताएंगे IOC, सेल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न का पार्ट है, MTNL नवरत्न का पार्ट है। मिनी रत्न के अंदर BSNL, IRCTC, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो बस आपको ये याद रखना है कि नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न के अंदर कौन सी कंपनीज आती हैं। इसके देखिए ये लोगो आपको बता दिए, नवरत्न क्या होता है ये सब आपको पता लग गया। बस नवरत्न कंपनीज के बारे में आपको पढ़ना, ये आप छोड़ भी सकते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद कुछ हमें गेंस क्या हुए। अब आप मुझे बताइए कि हर चीज़ के एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, गेंस भी होगा तो लॉस भी होगा। तो प्राइवेटाइजेशन की गेन क्या हुए, अब हम सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या करा, सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल द एंटरप्राइजेस वर्क 100% कमिटमेंट। अब सरकार ने कहा कि भाई अब हमारी इंडस्ट्री प्राइवेट हो गई है, जो काम, जो इंसान, जो पर्सन मेहनत करेगा
जो लोग काम करेंगे उसको ही हम क्या करेंगे, नौकरी पे रखेंगे और बाकी लोगों को क्या कर देंगे, निकाल देंगे, जिससे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई। अरे अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपना एफिशिएंसी दिखाना पड़ेगा। पहले तो हम क्या करते थे, लेट चले जाते थे ऑफिस, बहुत सारी चीज़ थे, अब ऐसा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू वर्क अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अब इन लोगों में कॉम्पिटिशन आया, लोगों में पहले क्या था, पहले एक ही कंपनी थी, एक ही कुएं के मेंढक थे। अब कंपनी बहुत सारी आ गई, अगर आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, तो आपका कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट को कॉम्पीट करके आगे बढ़ जाएगा। तो इस वजह से अपनी अपनी कंपनीज़ में लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद पहले क्या था, पहले बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन था, बहुत ही लिमिटेड क्रॉप्स बनाते थे, बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट बनाते थे, तो बिका नहीं बिका, उन्हें पता है हमें सैलरी तो मिलनी है। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने, यानी जो प्राइवेट सेक्टर्स में कंपनी बदली, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट कर दिया, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करना पड़ा, ठीक है। एमएनसीज़ आई, एमएनसीज़ के आने के बाद जैसे पहले बीएसएनएल था, वो अपनी मर्ज़ी से चलता था, 55 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये कॉल अब रख लेगा। अब आज रख के दिखाए कोई कंपनी, उसका लॉस हो जाएगा, वो कंपनी बंद हो जाएगी। आपने देखा पिछले कुछ सालों में बहुत सी कंपनीज चली हैं और बहुत सी कंपनीज बंद भी हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स प्रमोट कंज्यूमर सोवरेनिटी मतलब कंज्यूमर के पास क्या आ गए, चॉइस आए। पहले क्या था, पहले बीएसएनएल ही था। आप बड़े बूढ़ों से पूछोगे तो उनके पास जैसे 94 वाला नंबर था, ठीक है। अब आपने देखा एयरटेल आ गया, अब आइडिया आ गया, वोडा आ गया, जियो आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लाना फलाना सब आ गए। तो अब बीएसएनएल अगर काम नहीं करेगा तो लोगों के पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग वहाँ स्विच हो जाएंगे। जैसे पहले मारुति सुजुकी एक ही कार थी, आज के टाइम में 1000 कंपनी है। तो हर कंपनी को मार्केट में रहने के लिए, कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट में कुछ नए नए इन्वेस्टिगेशन या नए नए इन्वेंशंस लाने पड़ते हैं, तभी वो प्रोडक्ट आगे काम करेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको देनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब इससे कुछ लॉस हुआ। अब लॉस कैसा हुआ, लॉस किसको हुआ होगा, लॉस उसको हुआ होगा जो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा था, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम होती है, प्राइवेटाइजेशन आने के बाद सोशल वेलफेयर जो होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सोशल वेलफेयर कम हो जाता है, यानी ऐसा नहीं ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। अब प्रॉफिट के लिए कंपनी ज़्यादा काम करेंगी, मतलब हो सकता है जो चीज़ पहले आपको 100 में मिल रही हो, अब वो 120 में मिलेगी, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को मॉडर्न बनाया। इन्होंने लेबर से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे लेकर आए, मतलब मशीन्स लेकर आए, नहीं अपने आप को और तरीके से काम, तो इन सब में खर्चा हुआ, तो इन्हें अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लोगों के या कॉस्ट को क्या करना पड़ा, ज़्यादा करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने अपने प्राइजेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यही लिखा हुआ है। तो सोशल इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ, और आपका जो क्या हुआ, इट लॉसेस इट्स प्रैक्टिकल रिलेवेंस ऑन पीएसयू सोल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो थोड़ा सा ये हमें लॉस देखने को मिला कि चीज़ें महंगी हो गई। प्राइवेटाइजेशन एनकरेज टू फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करती हैं, जो डिमांड होगा वही सप्लाई होगा, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था डिमांड एंड सप्लाई का पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इन द प्रोसेस ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव टू मीन्स टू बाय देम। अब वही गुड्स बनेंगे जिसकी सप्लाई होगी। व्हेन प्राइजेस राइज, मैंने आपको समझाया प्राइजेस राइज होगा, विच इज़ एन ऑब्वियस टेंडेंसी सिस्टम ऑफ ड्राइविंग फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स। अब प्राइजेस बढ़ेगा, अब डिमांड बढ़ रही है, उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, तो प्राइजेस भी कंपनी अपने हिसाब से रखेंगी, जिससे वीकर सेक्शन जो था सोसाइटी का, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिला, ठीक है। इसके साथ एक सिरिसिला ट्रेजेडी है, ये मैं भी प्रैक्टिकल में बच्चों से पूछ लेता हूँ, बताओ जरा सिरिसिला ट्रेजेडी क्या है। तो आपका एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है, तो उसको ध्यान से पढ़ें क्या है सिरिसिला ट्रेजेडी। इसमें लिखा हुआ है सिरिसिला एक आंध्र प्रदेश में जगह है, बहुत छोटा सा टाउन है, जहाँ पे क्या हुआ है, पावर लूम इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री क्या थी, ये बहुत सारे लोगों का वहाँ पे सोर्स था लिवलीहुड का, इसमें काम करके बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन करते थे। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई, अब क्या हुआ, वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट था ना, पहले सरकार के हाथ में था, तो इलेक्ट्रिसिटी चीप थी। अब वो किसके हाथ में चला गया, अब वो किसी प्राइवेट टेंडर के हाथ में चला गया, जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस को क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। अब भाई जब इलेक्ट्रिसिटी के प्राइजेस ज़्यादा हो गए तो क्या हुआ, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, अब कंपनी जेब से तो देगी नहीं, उन्हें प्राइजेस बढ़ा दिए। जब प्राइजेस बढ़ा दिए तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई। अब जब कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई तो कंपनी ने प्रोडक्शन कम कर दिया। अब जब प्रोडक्शन कम कर दिया तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो वेजेस कट करने पड़े उसे। जब वेजेस कट करने पड़े तो लोगों को क्या हुआ, व्हेन वेजेस कट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सबसिस्टेंस, अब इतना पैसा कम मिलने लगा कि वो अपनी लिवलीहुड को भी नहीं जी पा रहे थे।
तो अब वर्कर्स क्या करें, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था काम करने का, तो बहुत सारे वर्कर्स ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, 50 से ज़्यादा वर्कर्स ने सुसाइड किया, जिसकी वजह से इसको एक सिलसिला ट्रेजेडी का नाम दे दिया हो गया। ठीक है, तो ये आपकी पूरा प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैंने आपको समझाया। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है एक्सप्लेन या स्टेट द मेजर रीज़न फॉर फेजिंग आउट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर को क्यों ख़त्म करा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स हमारे को बहुत सारा लॉस दे रहे थे, लीकेजेस था, पिल्फरेजेस था, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन था, मतलब प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, एंड लिस्ट द पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स के आने के बाद प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन हुआ और मॉडर्नाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं प्राइवेट सेक्टर्स के आने के बाद, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका इकोनॉमी में, अगर मैं आपसे पूछूं प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, तो आप बताएंगे इकोनॉमी में कंपटीशन आया, इकोनॉमी में कंपटीशन आया, इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन आया। मॉडर्नाइजेशन मतलब लेबर से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ हम बढ़े। ठीक है, प्रोडक्ट्स में अपग्रेडेशन आया, प्रोडक्ट्स में अपग्रेडेशन आया, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। ठीक है, लोगों के पास चॉइसेस बढ़े, जब लोगों के पास चॉइसेस बढ़े तो उनके पास उनको प्राइजेस में भी बहुत सारे छूट मिले। पहले एक कंपनी थी ए, यानी हम समझ लेते तो वो अपनी मोनोपोली करती थी। अब ए बी सी डी 4 कंपनी आ गई, क्या ये ए मोनोपोली कर सकता है? नहीं कर सकता। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सी डी बी इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के आने के बाद प्रॉफिट तो हुआ, कुछ सेक्टर्स में हमें बहुत महंगाई देखने को मिली और कुछ सेक्टर्स में हमें कंपटीशन देखने को मिला, और जितना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन होगा उतने प्राइजेस आपको कम देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है जियो ने फ्री करा तो बहुत सारे कंपनीज ने अपने प्राइजेस को कम करना पड़ गया, क्योंकि इन्हें मार्केट में क्या करना था, सर्वाइव करना था। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन। हमने लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है ग्लोबलाइजेशन, वो हम पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 3 यानी क्लास 3 में। पूरा ग्लोबलाइजेशन समझेंगे, जैसे हमने लिबरलाइजेशन समझा, जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन समझा। ठीक है, तो ये पूरा वही सब चीज़ें आपको बताया है। आप आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं जाते जाते बता देता हूँ कि इस बार सीबीएसई ने जो, अगर आपने अभी तक सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखा है 26 वाला जो गवर्नमेंट उसने सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, तो इस चैप्टर से एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी क्वेश्चन रीड करें और मुझे बताएं ऑप्शन में, कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये लिबरलाइजेशन वाले टॉपिक से है, जिसका वीडियो मैंने इससे पहले वाली क्लास में बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स विद अनंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 के इस चैप्टर के पार्ट में।